पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक नाम नहीं है, वो एक ऐसा चेहरा है जिसने पश्चिम बंगाल की आबो हवा ही बदल डाली। भाजपा को अपने राज्य में घुसने तक नहीं दिया। रिकॉर्ड है, जब से तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक भाजपा सिर्फ और सिर्फ रास्ता ही बना रही है, लेकिन सत्ता की मंजिल तक नहीं पहुंच पाई है। एक बार फिर बंगाल में चुनाव है और ममता बनर्जी का जीत का दावा है और फिर से खेला होबे बंगाल को बटने नहीं दूंगी जैसे नारे से पहचान बनाने वाली दीदी ममता बनर्जी के कई किस्सों को सुना जा रहा है। इन किस्सों में से एक किस्सा संसद का भी है जो खूब चर्चाओं में है, जब उन्होंने तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान की ओर शॉल फेंक डाली थी, जहां ममता बनर्जी को देख पूरी भाजपा सन्न रह गई थी। आखिरकार क्या था वो पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। ममता ने क्यों फेंकी थी रामविलास की ओर शॉल? फरवरी 1997 में तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान ने रेल बजट पेश किया था। इस दौरान ममता बनर्जी ने रेल मंत्री पर बंगाल की अनदेखी करने का आरोप लगाया था और रामविलास पासवान की ओर अपनी शॉल फेंक डाली थी। दरअसल देवेगौड़ा सरकार में रामविलास पासवान रेल मंत्री थे। 1997 के फरवरी महीने में उन्होंने लोकसभा में रेल बजट 1997-98 पेश किया था, जब ममता बनर्जी उस समय कलकत्ता दक्षिणी सीट से कांग्रेस सांसद थी। जब बजट के दौरान रामविलास पासवान ने बंगाल के लिए नई ट्रेनों, रेलवे लाइनों या विकास परियोजनाओं की अपेक्षाकृत यानी कि अनुमान के हिसाब से कम घोषणाएं की थी, तब संसद में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था और उस वक्त संसद में बजट तो पेश हुआ, लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी को लगा कि केंद्र सरकार जानबूझकर बंगाल को नजरअंदाज कर रही है। बजट भाषण समाप्त होने के बाद संसद में तनाव बढ़ गया। जैसे ही रामविलास पासवान ने अपना भाषण खत्म किया, ममता बनर्जी खड़ी हो गई। गुस्से में उन्होंने अपनी शॉल उतारकर पासवान की ओर फेंक डाली। शॉल पासवान के पास गिर गई। इस दौरान न सिर्फ पासवान के मुंह पर शॉल फेंकी गई, बल्कि इसके साथ ममता बनर्जी ने एक बड़ी घोषणा भी कर डाली थी। ममता ने की फौरन इस्तीफे की घोषणा। 1997-98 का बजट लोकसभा में बजट नहीं बल्कि विद्रोह का कारण बन गया था, जहां बिना समय बर्बाद किए ममता बनर्जी ने तुरंत अपना इस्तीफा घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा कि बंगाल की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सदन में हलचल मच गई। सदन में बढ़ते तनाव को लेकर स्पीकर ने स्थिति संभालने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ममता बनर्जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। इस दौरान स्पीकर ने ममता बनर्जी को माफी मांगने तक की भी सलाह दी, लेकिन ममता बनर्जी ने इरादा बना लिया था कि वे झुकेंगी नहीं। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता संतोष मोहन देव की मध्यस्थता यानी कि बीच बचाव से मामला सुलझ गया, जिसके बाद संसद में ममता बनर्जी के इस कदम की मीडिया में काफी चर्चा होने लगी। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा फेम मिल गया। हालांकि इस घटना के बाद ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच मतभेद शुरू हो गए, जिसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का गठन किया। 29 साल की लड़की ने वामपंथ के किले को ढहाया। तारीख थी 2 जनवरी 1985। उस दिन कोलकाता से जुड़ी खबरें सुर्खियां बन रही, जिसमें साउथ कोलकाता की लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर 29 साल की एक लड़की ने दिग्गज वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को पटखनी दी थी। ये 29 साल की लड़की कोई और नहीं बल्कि जिसने उस दिन राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी, वो थी ममता बनर्जी। दरअसल सोमनाथ चटर्जी को हराने वाली ममता, जिन्होंने आगे चलकर स्ट्रीट फाइटर के रूप में अपनी पहचान बनाई, ऐसी पहचान कि जब उनकी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया तो उन्होंने खुद की पार्टी खड़ी कर दी और अपने दम पर बंगाल में 3.5 दशक के कम्युनिस्ट शासन का खात्मा कर दिया। दिसंबर का महीना 1997 का साल, उस समय भारत की कांग्रेस पार्टी में काफी उथल पुथल मची हुई थी। सियासत में और खास तौर पर बंगाल कांग्रेस में जो उथल पुथल मची हुई थी, उसने उस समय तक बंगाल कांग्रेस की पहचान बन चुकी ममता बनर्जी को ही कांग्रेस पार्टी से रुखसत करवा दिया था। ममता संग सोमेन मित्रा विवाद।
कांग्रेस आलाकमान और ममता बनर्जी का विवाद 1996-97 में तभी से चल रहा था जब सोमेन मित्रा को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। ममता बनर्जी तब पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। सोमेन मित्रा के वामपंथियों के साथ मित्र भाव वाले संबंध भी थे जो ममता बनर्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उस दौर में ममता बनर्जी उन्हें व्यंग्यात्मक लहजे में तरबूज, जो बाहर से हरा और अंदर से लाल होता है, कहा करते थे। लेकिन सोमेन मित्रा को कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी बहुत पसंद करते थे। इसके कुछ कारण भी थे। जून 1997 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट के बीच बड़ा मुकाबला था। इस चुनाव में वोट करने के लिए पश्चिम बंगाल से 416 कांग्रेसियों का डेलीगेट बनाया गया था। इन 416 लोगों में ममता बनर्जी के समर्थकों की संख्या उंगली पर गिनने भर की थी। इससे ममता बनर्जी का विफरना स्वाभाविक नजर आया था। और जब चुनाव हुआ तब सोमेन मित्रा ने बंगाल के 9% से ज्यादा डेलीगेट्स के वोट सीताराम केसरी को दिलवा दिए थे, जिसके बाद ममता बनर्जी की सोमेन मित्रा की लड़ाई उनके कांग्रेस से निकलने की सबसे बड़ी वजह बनी। अध्यक्ष बनने के बाद केसरी ने कांग्रेस का 80वां अधिवेशन बुलाने की घोषणा उस दौरान की थी। इसके लिए जगह चुनी गई थी कोलकाता का नेताजी इंडोर स्टेडियम और तारीख रखी गई थी 8, 9 और 10 अगस्त 1997। जाहिर है कि बंगाल में कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो उसके आयोजन की जिम्मेदारी बंगाल की प्रदेश कांग्रेस यूनिट की होगी। राजनीतिक टीकाकरणों की माने तो ममता को लगा कि इस अधिवेशन की सफलता का सारा क्रेडिट सोमेन मित्रा ले जाएंगे। इसके बाद ममता बनर्जी का कांग्रेस में कद छोटा करने का काम तेज हो जाएगा। काफी सोच विचार के बाद ममता बनर्जी ने आनन फानन में 21 जुलाई 1997 को कोलकाता की चौरंगी स्ट्रीट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद केसरी के दूत जितेंद्र प्रसाद, अहमद पटेल वगैरह ने ममता को मनाने की पूरी कोशिश की कि वो एक रैली का आयोजन ना कर। जब उन्हें लगा कि ममता नहीं मानेगी तो उनसे आग्रह किया गया कि बेहतर होगा कि सम्मेलन में सीताराम केसरी को भी आमंत्रित कर लिया जाए। लेकिन ममता तब भी नहीं मानी और अकेले अपने दम पर 21 जुलाई को उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर कहीं से नहीं लगा कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, क्योंकि इसमें लाखों लोगों की भागीदारी थी। इतना ही नहीं, रैली की शक्ल में हो रहे सम्मेलन में आए लोगों के हाथों में केसरी विरोधी पोस्टर भी नजर आए, जो साफ तस्वीरें दिखा रहे थे। लोगों की इतनी भीड़ देखकर उत्साहित ममता ने 9 अगस्त को कोलकाता में बड़ी रैली का ऐलान कर दिया। जिस वक्त बंगाल में ये सब ड्रामा चल रहा था, उस वक्त पड़ोसी राज्य बिहार में भी उथल पुथल मची हुई थी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में चार्जशीट फाइल होने को लेकर चर्चा थी। इसी वजह से उन्होंने जनता दल को तोड़कर नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल गठित कर ली। जेल में जाने से पहले पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री भी बना दिया। लेकिन राजद के पास इतने विधायक नहीं थे कि राबड़ी सरकार विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर सके। ऐसे में जरूरत कांग्रेस पार्टी की पड़ी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर भारी मन से बिहार के कांग्रेसी विधायकों ने राबड़ी सरकार का साथ दिया और सरकार बच गई। राजद को समर्थन से नाराज कांग्रेसियों ने जगन्नाथ मिश्र और राम लखन सिंह यादव के नेतृत्व में पटना में 3 अगस्त 1997 को एक बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक में बतौर चीफ गेस्ट ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया। ममता बनर्जी पटना पहुंची और इस सम्मेलन में कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर बरसी। इसी सम्मेलन में मिश्र और राम लखन ने बिहार जन कांग्रेस नाम से एक नई पार्टी का गठन किया। एक संकेत ममता बनर्जी को मिल गया। केसरी के लालू को समर्थन देने से नाराज बिहार के कांग्रेसियों के सम्मेलन में भी ममता बनर्जी ने शिरकत की थी। ममता बनर्जी की हरकतों को देखकर कांग्रेस आलाकमान अब चिंतित होने लगा था। कोलकाता में अधिवेशन बुलाने को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे कि ममता विद्रोह न कर दे, इसलिए अधिवेशन को लेकर तारीख बदल दी जाए या टाल दिया जाए। किसी ने कहा कि कांग्रेस को कोई बहाना बना देना चाहिए, 1-1.5 महीने के लिए आगे टाल देना चाहिए। कोई सुझाव दे रहा था। इसी बीच उड़ीसा के मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनायक ने तो कोलकाता की जगह भुवनेश्वर में अधिवेशन बुलाने की सलाह दे डाली थी। लेकिन
केसरी अड़े रहे और अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ। आपको बता दें, जून 1997 के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सीताराम केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट को हराया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक 8 अगस्त को देश भर से आए तकरीबन 16,000 कांग्रेस डेलीगेट्स का कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में अधिवेशन शुरू हुआ। दिल्ली से एक स्पेशल ट्रेन चली थी जिसे कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया गया था, के जरिए सीताराम केसरी और कई कांग्रेसी नेता कोलकाता पहुंचे। सोमेन मित्रा और प्रियरंजन दास मुंशी जैसे बंगाल के बड़े कांग्रेसी नेताओं ने देश भर से आए कांग्रेसी डेलीगेट्स की आवभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके मनोरंजन के लिए हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित जस राज और बिस्मिल्लाह खान के कार्यक्रम करवाए गए, लेकिन इन सब मनोरंजन से इतर वहां मौजूद पत्रकारों और राजनीतिक पंडितों को असली मसाला तो उपलब्ध करा रही थी ममता बनर्जी। ममता ने अधिवेशन स्थल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों लोगों की मौजूदगी में ऐलान कर दिया कि हमारी रैली में आने वाले लोग ही असली ग्रास रूट कांग्रेस वर्कर, हिंदी में कहें तो तृणमूल कांग्रेस। बहरहाल रैली भी खत्म हो गई और कांग्रेस का अधिवेशन, लेकिन इसके बाद सोमेन मित्रा और ममता बनर्जी की लड़ाई और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच गई। दोनों तरफ से होने वाली रोज रोज की बयानबाजी से ये साफ हो गया था कि ममता बनर्जी के अब कांग्रेस पार्टी में गिनती के दिन बचे। बदले हालातों में ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि सोनिया गांधी उनकी फरियाद जरूर सुनेगी और उनके जनाधार के सार्वजनिक प्रदर्शन की कदर करते हुए सोमेन मित्रा की जगह बंगाल कांग्रेस की कमान उन्हें सौंपी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सोनिया भी ममता से गर्मजोशी से मिलती हुई कई बार देखी गई, जिसके चलते 22 दिसंबर को ममता बनर्जी के इस कदम को देखते हुए बिना उनसे कुछ बताए टीवी पर खबर फ्लैश होती है, ममता बनर्जी कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित। लेकिन इस खबर के बाद ममता बनर्जी पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। 10 दिन बाद 1 जनवरी 1998 को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। इसके कुछ ही दिनों बाद से ममता बनर्जी समता पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अक्सर आती जाती नजर आने लगी। जब फरवरी में लोकसभा चुनाव होने लगे तब ममता भी समता के रास्ते जाती दिखी। तब उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका था। हालांकि गठबंधन लंबे समय तक टिका नहीं, बल्कि मजबूत पार्टी बनाने के लिए ममता ने नाराजगियों को भूलकर कभी कांग्रेस पार्टी के साथ तो कभी भाजपा के साथ अपना गठबंधन चलाया और सियासी सफर जारी रहा। फिर ममता बनर्जी का एक समय आया। 2011 से ममता का बंगाल में दौर। 2011 में राइटर्स बिल्डिंग में राज करने का अपना सपना ममता बनर्जी का पूरा हुआ। इस साल ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। लगभग 34 साल यानी कि 1977 से लेकर 2011 तक वाम मोर्चे की सरकार को ममता ने उखाड़ फेंका। तब से लेकर आज तक वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। मजेदार बात यह है कि जिन सोमेन मित्रा के कारण ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, या कहें कि कांग्रेस पार्टी से उन्हें निकाला गया था, वही सोमेन मित्रा बाद तृणमूल कांग्रेस में ही शामिल हो गए। यही सियासत है और ऐसे ही सियासत ही गढ़े जाते हैं जहां रफ्तार चलती रहती है और नेताओं का आना जाना लगा रहता है। 2026 का विधानसभा चुनाव। 2011, 2016 और 2021 में अपनी सरकार बनाने वाली ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल में चौथी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जहां 2021 में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़कर बड़ा राजनीतिक जोखिम मोल लिया। हालांकि भले ही वे सीट हार गई, पर राज्य में उनकी पार्टी ने 213 सीटों पर जीतकर उन्हें फिर से राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया था, जिसके बाद हार का बोझ उतार कर ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य वो बन गई थी। अब चुनाव में भवानीपुर सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष
शुभेंद्र अधिकारी चुनौती पेश कर रहे हैं। नंदीग्राम के बाद अब दोनों नेताओं के बीच भवानीपुर में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं वाम दलों ने भी इस सीट से श्रीजीव विश्वास को उम्मीदवार बनाया है, जो पहले भी ममता के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। अब भवानीपुर में हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब ये देखना होगा कि इस सीट को क्या ममता बनर्जी जीत पाएंगी, क्या पूरे बंगाल को जीत पाएंगे, क्या होगा बंगाल चुनाव। आपको क्या लगता है ये गढ़ किसके हाथों जाएगा? क्या तृणमूल कांग्रेस के पास वापस पहुंचेगा, वामपंथी दल यहाँ पर बाजी मार जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खाता खोल पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।